Hello students, welcome to CR International School online study system. We are doing economics कर रहे हैं हम. हमारा चल रहा था लेसन नंबर 2 कर रहे थे हम, जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ डाटा. तो आपको हमने बताया था कि भाई जो डाटा है वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा होते हैं. प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के अलग सोर्स होते हैं और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के अलग सोर्स होते हैं. प्राइमरी डाटा आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा कर देते हैं, ओरिजिनल डाटा होते हैं, ठीक है. उसके सोर्स से हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी डाटा थे. और प्राइमरी डाटा के सोर्स हमने पढ़े थे, 4 तरह के सोर्स थे आपके: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू correspondence and local sources, और फोर्थ था इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल. तो 4 सोर्सेस थे. आज हमें स्टार्ट करना है द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. ठीक है, द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. जो सेकेंडरी डाटा होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही कलेक्ट किए जा चुके हैं, ठीक है, पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर लिए, अब हमें वहां से जाके उन्हें कलेक्ट करना है, तो वो होते हैं आपके सेकेंडरी डाटा. ठीक है, जो आपको सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के देते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई और ऑलरेडी उन्हें कलेक्ट कर चुका है. हमें करना क्या है, बस वहां जाकर उस एजेंसी के पास जाकर उनको कलेक्ट करने हैं. तो ये थे आपके सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा. देखिए, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा 2 तरह के होते हैं. पहला होता है पब्लिश्ड सोर्सेज. ठीक है, पब्लिश जो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में या जर्नल्स, पत्रिकाओं में छप चुके हैं, जिन्हें हम पब्लिश सोर्सेज कहते हैं. और सेकंड होता है अनपब्लिश सोर्सेज, जिन्हें कलेक्ट तो किया जा चुका है बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणवश वो पब्लिश नहीं हो पाए, तो अनपब्लिश सोर्सेज वो आपके कहलाएंगे. तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्ट करने के 2 सोर्स आपको बता दिए गए हैं, पब्लिश सोर्सेज और अनपब्लिश सोर्सेज. पब्लिश सोर्स में देखिए सबसे पहला क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए, गवर्नमेंट विभिन्न डाटा कलेक्ट करती है, अलग अलग तरह के डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और कलेक्ट करने के बाद उन्हें छाप भी देती है मैगजीन्स में, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स, ब्रोचर्स में इन्हें छाप देती है. इसीलिए पब्लिश सोर्स के अंडर आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. देखिए बता रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी. तो जो गवर्नमेंट की रूटीन एक्टिविटियां होती हैं, लोगों को अवगत कराने के लिए या लोगों को रूबरू कराने के लिए, उन एक्टिविटी को वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते रहते हैं. एज दीज आर द पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये डाटा जो है गवर्नमेंट पब्लिश कराती है, तो ये फेयरली रिलायबल होते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इस पर विश्वास किया जा सकता है. वैसे तो गवर्नमेंट, हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट गलत इन्फॉर्मेशन बेसिकली नहीं छापेगी. ठीक है, तो इसलिए फेयरली रिलायबल भी आपके होते हैं. सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स आर. देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन बता रहे हैं जो गवर्नमेंट छापती है. स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की जो स्टैटिस्टिकल फिगर्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल डाटाज होते हैं, उन्हें छापा जाता है. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों का एनुअल सालाना सर्वे किया जाता है, और उस सर्वे में जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है उन्हें पब्लिश किया जाता है. एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जो एग्रीकल्चर की हालत है, ठीक है, जैसी भी उनकी सिचुएशन है या कंडीशन है, उन्हें पब्लिश किया जाता है. रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, आरबीआई से रिलेटेड जो भी डिसीजन निकल कर आते हैं, करेंसी से रिलेटेड जो भी डिसीजन निकल कर आते हैं उसे छापती है. लेबर गजट, लेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को छापती है गवर्नमेंट. ठीक है, एंड द आरबीआई बुलेटिन, और आरबीआई में बुलेटिन में जो भी इंफॉर्मेशन निकलते हैं उन्हें छापती है. तो ये होते हैं पहला पब्लिश सोर्स, यानी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट काफी सारी इंफॉर्मेशन को छापती है. ठीक है, तो वो हो गया आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेकेंड सोर्स होता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, देखिए यहाँ तो गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करके खुद ही छापती थी, यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसियां डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हें छापते बैठे, तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन ये कहलाता है. ठीक है, जो हाफ गवर्नमेंट है और हाफ प्राइवेट सेक्टर. आपको हमने बताया था सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, जिसमें 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट का है, बाकी प्राइवेट सेक्टर का होता है. तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन आप देखिए, तो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में एक तो म्यूनिसिपैलिटीज शामिल होती है और एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल शामिल होते हैं. तो म्यूनिसिपल कमेटियां जो होती है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कमेटी जिसे कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, ये दोनों सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में शामिल किए जाते हैं. ये भी डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हें छापते हैं. जैसे एजुकेशन, ठीक है भाई, मान लीजिए रेवाड़ी में कितने लोग एजुकेटेड है, कितने % एजुकेशन ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे, उसके डाटा को छापा जाए. या फिर हेल्थ,
ठीक है। अब जब कोरोना से कितने लोगों की डेथ हो रही है बेटा, ये सारे आंकड़े गवर्नमेंट पब्लिश करेगी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब पब्लिश की जाती है। दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। और ये जो सेमी गवर्नमेंट डाटा होते हैं ये भी काफ़ी रिलायबल होते हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और डिपेंडेबल हो सकते हैं, आप इस पर डिपेंड भी कर सकते हैं। थर्ड देखिए, रिपोर्ट ऑफ वेरियस कमेटी एंड कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमिटीज एंड कमीशन। देखिए गवर्नमेंट पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कमीशन या कमेटीज का गठन करती है गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी कमेटी बन चुकी है अभी तक, कोठारी कमीशन के नाम से है, ठीक है। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, इनके ऊपर बहुत सारी कमेटियां और कमीशंस बन चुके हैं बेटे। तो ये कमेटियां और कमीशन करते क्या हैं, ये बेसिकली रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। रिसर्च करने के बाद जो भी इनमें इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, जो भी ये बेटे नई चीज़ ढूंढते हैं तो उसे पब्लिश कर देते हैं। तो कमेटी और कमीशन भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ये भी लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं। फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोली कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया बेटे, ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो चुनाव करवाता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। दे आर द नोटेबल कमीशन इन इंडिया विच सप्लाई डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन देयर रिपोर्ट। तो ये वेरियस कमीशन और कमेटियां होती हैं, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये भी अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर में छापती है। फोर्थ है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। तो जो ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, ठीक है, व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं, व्यापारिक एसोसिएशन जो होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, वे भी टाइम टू टाइम अलग अलग इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। देखिए सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन। तो बेटे ये ट्रेड एसोसिएशन भी क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। तो ये भी अपनी रिसर्च में जो रिपोर्ट निकल कर आती है उन्हें कलेक्ट करते हैं और उन्हें पब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स एसोसिएशन पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। तो शुगर मिल्स एसोसिएशन जो है वो शुगर मिल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में पब्लिश करती है, तो वो एक ट्रेड एसोसिएशन है। फिफ्थ देखिए पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं जो वेरियस टॉपिक पर, वेरियस प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च का मतलब है जो अभी तक ढूंढा नहीं गया, जो अभी तक छुपा हुआ है उसे बाहर लेकर आना, ठीक है। जो रिसर्चर होता है वो यही काम करता है, जो आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया, जिसे कोई आज तक नहीं ढूंढ पाया, उसे वो खोजता है और फिर उसे पब्लिश करके देता है। तो वेरियस यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं अपनी एक्टिविटी के द्वारा। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देखिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एज अ रेगुलर फीचर। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए या नकाल, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये वेरियस डाटाज, वेरियस रिपोर्ट को पब्लिश करते रहते हैं। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। सिक्स्थ है जर्नल एंड पेपर्स, जर्नल यानी कि पत्रिकाएं, एंड पेपर्स यानी कि न्यूज़पेपर होते हैं, और जो पीएचडी होते हैं वो होल्डर होते हैं, वो भी अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करते हैं, ठीक है। देखिए जिसे पीएचडी करनी होती है उसे रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, रिसर्च पेपर उन्हें लिखने होते हैं और उस रिसर्च पेपर लिखने के बाद उन्हें न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना पड़ता है, तब जाके उनके नाम पर वो रिसर्च पेपर जमा होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो many newspapers such as the Economic Times as well as magazines like Commerce Facts for You, they also supplied a lot of statistical information. तो जर्नल और न्यूज़पेपर में भी काफ़ी सारे आपको मिलते हैं जानकारियाँ। आगे है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। तो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर का मतलब स्टूडेंट से है, ठीक है, वो स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहा है वो रिसर्च स्कॉलर कहलाएगा। और रिसर्च किसी भी से भी रिलेटेड हो सकती है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकती है, वो आपकी बेसिकली साइंस से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिसर्च हो सकती है। तो उसने कोई रिसर्च की और उसे कुछ खोज निकल कर आई, कोई नई चीज़ उसे पता लगा, तो वो नई चीज़ भी न्यूज़पेपर में छपती है, उसे भी पब्लिश किया जाता है। तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और 8th है पब्लिश सोर्सेस में इंटरनेशनल पब्लिकेशन। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी समय समय पर डाटा पब्लिश करते रहते हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वर्ल्ड बैंक, WB द वर्ल्ड बैंक आपका हो गया, ठीक है। ILO इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गए आपके, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये सारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो डाटा को लगातार पब्लिश करते रहते हैं, तो वहां से भी हमें डाटा मिल सकते हैं। तो ये थे आपके पब्लिश हो। रिमेंबर हम सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं पहले से, और हमें वहां से फिर क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो दो तरह के थे, पब्लिश जो पहले से पब्लिश हुए हैं, और सेकंड होते हैं अनपब्लिश्ड डाटा। तो अनपब्लिश्ड सोर्सेज में भाई वो आते हैं जो डाटा कलेक्ट तो किए जा चुके हैं, जो किसी ने ना किसी ने कलेक्ट तो कर लिए बेसिकली, बट किसी रीजन के कारण वो पब्लिश नहीं हो पाए, ठीक है, पब्लिश नहीं हो पाए। तो हमें करना क्या है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा कलेक्ट किए थे वहां से जाके उन्हें इकट्ठा करना है, उन्हें कलेक्ट करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो वो छपे ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमें उस एजेंसी के पास डायरेक्ट जाना पड़ेगा और उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डाटा पब्लिश नहीं होते। दिस अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हाउएवर कैन बी यूज्ड एज अ सेकेंडरी डाटा। तो इन अनपब्लिश्ड सोर्सेज को भी हम एज अ सेकेंडरी डाटा के रूप में यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि सेकेंडरी डाटा कौन से होते हैं, जो ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका है और अब आपको वो कलेक्ट करने हैं आपकी अपनी स्टडी, अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बेटे। तो अब देखिए, सेकेंडरी डाटा को यूज करने में हमें कुछ प्रिकॉशन को हिंदी में कहते हैं सावधानियां। तो सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है भाई सेकेंडरी डाटा को यूज करने के लिए, क्योंकि बेटे सेकेंडरी डाटा किसी और ने कलेक्ट किए हैं, अपने पर्पस, अपने उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए हैं। उसकी टाइमिंग भी हमें देखना पड़ता है, कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि देश में कैसी कंडीशन थी उस समय, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा को आपको यूज करने से पहले कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी बेटे। देखिए, आपको बता रखा है कि वो वी नो दैट द सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर्स टू सूट देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट। तो सेकेंडरी डाटा कोई और ने कलेक्ट किए अपने ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय यूजिंग दीज डाटा। तो इन डाटा को यूज करते समय हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। कैनोन ने एक बात कही है कि स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स, आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर्स। कि अदर लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं या आंकड़ा कलेक्ट किए हैं, वो यूजर के लिए पूरी तरह से पिटफॉल्स का काम करते हैं, यानी कि कमियों का काम करती है बेटे, ठीक है, मुश्किलें और पैदा करती है। तो इसीलिए इन्हें यूज करते समय कुछ प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। पहली प्रिकॉशन देखिए क्या है, सबसे पहली प्रिकॉशन है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो उसकी हमें एबिलिटी या उसकी हमें क्षमताओं को देखना पड़ता है, भाई उसकी क्षमताएं किस तरह की है। देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए हैं तो डेफिनेटली वो फेयरली रिलायबल होंगे, लेकिन अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वो डाटा कलेक्ट किए हैं तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई कमियां आपको देखने को मिल जाए। तो उन डाटा को यूज करने से पहले हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा कलेक्ट किए हैं उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमताओं को परख लेना चाहिए, ठीक है, और हमें देख लेना चाहिए कि वो रिलायबल है या नहीं है, उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो द डाटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर। तो एक इन्वेस्टिगेटर था जो कि वेल एक्सपीरियंस था, वेल एजुकेटेड था, वेल स्किलफुल था, ठीक है, और वेल इम्पार्शियल भी था, ठीक है। उसने अगर ये डाटा कलेक्ट किए तो रिलायबल है, अदरवाइज फिर हम उन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सेकंड है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। हमें देखना पड़ेगा कि भाई सामने वाले ने जब ये डाटा कलेक्ट किए थे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, और स्कोप यानी कि स्कोप का मतलब है क्षेत्र, कि उसने ये डाटा कलेक्ट किए तो कितने लोगों के ये डाटा कलेक्ट किए गए भाई, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग काउंट होते हैं इस पॉपुलेशन के अंदर उतना बेटर रहता है बेटे, ठीक है। मान लीजिए ये एक पूरी पॉपुलेशन है जिसके हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो हमने सभी लोगों को शामिल किया है या कुछ गिने चुने लोगों को शामिल किया, ये भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट है वो फेयर निकल कर आएगा, और जितने कम लोग होंगे उतने आपका जो रिजल्ट है वो डिविएट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है मेथड ऑफ कलेक्शन। तो भाई जो सामने वाले ने डाटा कलेक्ट किए हैं उसमें किस मेथड का यूज किया है, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या थे बेटे, ठीक है। उन्होंने जब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली होगी तो फर्स्ट हैंड डाटा के हमने बता दिया आपको मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, क्वेश्चनर शेड्यूल आपके हो गए। तो किस मेथड का यूज करके उसने ये डाटा कलेक्ट किए ये भी हमें देखना पड़ता है बेटे। तो मेथड आपका फेयरली होना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। फोर्थ हम देखते हैं टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्टिंग द डाटा, टाइम एंड कंडीशन, ठीक है, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्टिंग द डाटा। तो भाई किसी भी डाटा को कलेक्ट करने से पहले उसका टाइम देखना पड़ता है। भाई हमें आज
कोई चीज़ देखनी है तो आज से 2 या 3 साल पुराने हम डाटा देख सकते हैं, लेकिन अगर 15 या 20 साल पुराने डाटा को हम देखेंगे तो वो हमारे लिए अनरियलिस्टिक हो जाएंगे, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो जो टाइम गैप है वो मिनिमम रहे, कम से कम रहे तो बेटर रहता है, तभी हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाए, 20-25 साल का डिफरेंस हो जाए बेटे, तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आएगा। तो 20 साल पहले कंडीशन अलग थी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टाइम अलग था, और आज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टाइम अलग है बेटे। तो इसीलिए समय कम से कम होना चाहिए। साथ ही साथ कंडीशन भी देखी जाती है, जैसे मान लीजिए वार है एक कंडीशन और एक है नॉन वार। तो भाई वार के समय, लड़ाई युद्ध के समय क्या चीज़ चल रही थी, वो नॉन वार के समय के लिए मैटर करेगी ही नहीं। या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये भी कंडीशन होती है। तो भाई इन्फ्लेशन में क्या प्राइस थे और डिफ्लेशन में क्या प्राइस है, इनमें दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में अलग प्राइस होंगे, डिफ्लेशन में अलग होंगे। तो कंडीशन भी देखी जाती है कि किन कंडीशन में वो डाटा कलेक्ट किए गए थे। आगे है डेफिनेशन ऑफ यूनिट। भाई यूनिट को भी हमें देखना पड़ता है। मान लीजिए हमें डाटा चाहिए किलोमीटर के रूप में, उन्होंने कलेक्ट किए थे मीटर के रूप में, या हमें डाटा चाहिए मीटर के रूप में, उन्होंने कलेक्ट किए थे सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, तो यूनिट भी हमें देखनी पड़ती है कि उनकी जो मेजरमेंट ऑफ यूनिट था, मापा उन्होंने किस तरह से था। So one should also make sure that the unit of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study। कि जिस समय वो डाटा कलेक्ट किए गए थे उस समय जो यूनिट थी वो प्रेजेंट के समय में समान रहनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। If the unit of measurement differs, डाटा मस्ट बी मॉडिफाइड बिफोर यूज। अगर यूनिट अलग अलग होती है तो हमें डाटा को पहले मॉडिफाई कर लेना चाहिए। हमें अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो हमें उस मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए। और लास्ट एक्यूरेसी बेटे, तो हमें एक्यूरेसी यानी कि सटीकता को भी देखना पड़ेगा कि भाई वो डाटा कितने एक्यूरेट थे, कितने सटीक थे, और फिर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी आपको देखना पड़ता है बेटे। तो ये थी आपकी प्रिकॉशन, सेकेंडरी डाटा को यूज करने से पहले क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अब इस लेसन का एक लास्ट टॉपिक और है, 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो भाई 2 इंपॉर्टेंट सोर्स और बता रहे हैं, ये सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के 2 इंपॉर्टेंट सोर्स ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं 2 इंपॉर्टेंट सोर्स। अलग से ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स आपको बता रहे हैं। सबसे पहला है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस तो आपको पता ही है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करेगा ये। इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आपको पता ही है बर्थ रेट, डेथ रेट, सैनिटेशन लेवल, ये सब चीजें आती हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया, और सेकंड है आपकी एनएसएसओ की नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ एनएसएसओ। एनएसएसओ की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये होती है इसकी फुल फॉर्म। तो 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है सेंसस ऑफ इंडिया। तो आपको बता रखा है भाई जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये एक प्राइम पब्लिकेशन है इंडिया की। ठीक है, काफी ज्यादा डाटा जो ये पब्लिश करता है। इट इज पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसे पब्लिश कौन करता है, रजिस्ट्रार और सेंट्रल कमिश्नर ये इशू करता है। इट इज वेरी कम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के एक कम्प्रिहेंसिव सोर्स माना जाता है। ठीक है, इट रिलेट्स टू पॉपुलेशन। भाई सेंसस में एक तो आपकी पॉपुलेशन आती है और एक आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल आती है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट, डेथ रेट, सैनिटेशन लेवल, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें देखी जाती है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का करंट साइज कितना है, किस रेट से ये ग्रो हो रही है। ठीक है, सेकंड होता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कि भाई अगले आने वाले सालों में कितनी रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन निकालना, फ्यूचर स्टडी करना। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेटे, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी निकाली जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। इंडिया के अंदर बेटे 1 किलोमीटर एरिया में 423 लोग रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया काफी कंजस्टेड एरिया माना जाता है। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 423 लोग रहते हैं, तो एक कंजस्टेड एरिया है। जबकि अगर चाइना की तुलना करें तो चाइना में केवल 157 लोग। 1 किलोमीटर एरिया में जहां इंडिया में 423 लोग रहते हैं, चाइना में 157 लोग रहते हैं केवल। तो इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी हाई है। इंडिया एक कंजस्टेड एरिया है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग इंडिया के पास जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो काफी कम है।
तो सेंसस में हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी देखते हैं। फिर स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट चेक की जाती है भाई, ठीक है, लिटरेसी देखी जाती है कि भाई साक्षरता दर कितनी है इंडिया के अंदर, तो वो भी हम सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। सो इन्फॉर्मेशन ऑन दीज पैरामीटर रिलेट्स टू अ कंट्री एज अ होल, तो पूरी कंट्री के ये पैरामीटर पढ़े जाते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट की पढ़ी जाती है, यूनियन टेरिटरीज यूटी जिन्हें हम कहते हैं उनकी पढ़ी जाती है, ठीक है। सेंस ऑफ इंडिया एक कंप्रिहेंसिव इंक्वायरी है पॉपुलेशन साइज और रिलेटेड पैरामीटर के ऊपर, तो ये पॉपुलेशन के बारे में आपको काफी कुछ प्रदान करके देता है। अब आते हैं रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ये भी एक अनदर सोर्स है सेकेंडरी डाटा का। NSSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। तो NSSO किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर ये आता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रेगुलर सैंपल सर्वे, तो ये लगातार सैंपल सर्वे कंडक्ट करता रहता है टू कलेक्ट द बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टू अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अलग अलग एक्टिविटी, तो इसका मेन काम क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, आर्थिक क्रियाओं के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ये रिसर्च करता है और डाटा को पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल देखिए 69th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे वाज ऑन ड्रिंकिंग वाटर। तो जो 69th राउंड था नेशनल सैंपल सर्वे का वो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर था बेटे, ठीक है, हाउसिंग कंडीशन पर था और स्लम कंडीशन पर था। तो इस तरह से NSSO काफी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता है। देखिए NSSO क्या क्या देता है? लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, ठीक है, लाइव स्टॉक होल्डिंग, तो लैंड के बारे में और लाइव स्टॉक होल्डिंग के बारे में आपको देता है। लाइव स्टॉक होल्डिंग में पशु वगैरह आते हैं, एनिमल वगैरह आते हैं, जैसे गाय पालना, भैंस पालना, भेड़े पालना, ये सब चीजें इसके अंदर आती है लाइव स्टॉक फार्मिंग। सेकंड है हाउसिंग कंडीशन, तो ये हाउसिंग कंडीशन और माइग्रेशन के बारे में बताता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। तो NSSO का एक्चुअली मेन मुद्दा तो यही होता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और फिर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, के लोगों के पास कितने इनकम के सोर्स है बेटे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।